हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पैडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, एसएसटी पैडागोजी। तो जो लोग भी सीटैट पेपर 2 एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज जो है मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एसएसटी पैडागोजी। और जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है ये 17 जनवरी का जो है पेपर, 17 जनवरी 2023 का पेपर है। जो आपका दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम था ना, ये ऑनलाइन हुआ था और शिफ्ट में चला था। तो इसमें 17 जनवरी 2023 का जो पेपर मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करने वाली हूँ। 41 नंबर क्वेश्चन से जो है स्टार्ट है, 41 से लेके आपका जो है 60 क्वेश्चन तक जो है, 60 नंबर क्वेश्चन मतलब 71 से लेके ये 90 तक। ठीक है, और ऐसे हम जाए तो 41 से लेके 60 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट के 20 क्वेश्चन जो है आपके पैडागोजी के होते हैं। तो ये जो है मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, और हम देखेंगे कि जो सोशल साइंस है उसमें पैडागोजी किस तरह से आती है। वैसे पहले भी मैं क्लास दे चुकी हूँ और आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि अगर जो सोशल साइंस है, एसएसटी है, एसएसटी के पैडागोजी के क्वेश्चंस को आपको करना है तो अपना जो माइंड सेट है एक पॉजिटिव रखिए। दूसरा कि जो इसके क्वेश्चंस हैं ना ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपको अपने बच्चों में सोशल साइंस को लेकर किस तरह से जो है चीज़ें डेवलप करनी है और उनकी जो है सोच को एक पॉजिटिव तरीके से जो है आगे डेवलप करना है, तो उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ और आप लोग देखिएगा, आप लोगों को खुद जो क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को जो है चीज़ें क्लियर होते हुए चलेंगे। जो 17 जनवरी का पेपर है इसमें मैं हिस्ट्री आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और ज्योग्राफी भी डिस्कस कर चुकी हूँ, पैडागोजी कर ही रही हूँ। सिविक्स के लिए जो है मैंने बोला था कि आप लोगों को थोड़ा सा कंटेंट कराऊंगी, तो मंडे से जो है आप लोगों की 2-3 क्लासेस जो है मैं सिविक्स के 5 क्लासेस टोटल दूंगी सिविक्स की। कोशिश रहेगी कि पूरा जो है हम उसमें कवर कर लें। ठीक है, तो बस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये सब तो रही बातें, लेकिन पैडागोजी के क्वेश्चन का मेरा टारगेट है कि आप लोगों के 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो ये 20 नंबर जो है आपके कहीं पर भी नहीं जाने चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, मतलब कि 71। तो देखिए क्या है, समाजी विज्ञान के अध्यापन को, जो समाजी विज्ञान है इसके अध्यापन को किसी ऐसी पद्धति को अपनाने की आवश्यकता है जो, मतलब जो सोशल साइंस है इसका अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ऐसी पद्धति अपनाने की आवश्यकता है जो रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करे। बिल्कुल, जो क्रिएटिविटी, ठीक है, क्रिएटिव तरीकों को जो है आगे प्रोत्साहित करें। तो क्योंकि बच्चों को जो है, बच्चों के अंदर सोशल साइंस को लेकर बहुत ज़्यादा जो है ना एक नकारात्मकता होती है, तो एक रचनात्मक उपागम को प्रोत्साहित करना है। दूसरा, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को जो है क्या करें, आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, क्योंकि जो सोशल साइंस है उसमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप लोगों की जो है जो थिंकिंग है, ठीक है, जो आपका सोचने का तरीका है, जो दृष्टिकोण है, वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। जैसे कोई भी सामाजिक मुद्दे हो गए तो उसमें बच्चों से जो है इन्वॉल्व करवाना, बच्चों को अवसर देना, उस पर बहस करवाना, जिससे कि पता चले कि बच्चों का उसके बारे में क्या सोच है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करें, उनसे पूछना कि ये चीज़ सही है या गलत है। भूत एवं वर्तमान के बीच संबंध रेखांकित करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, मतलब भूत और वर्तमान के बीच जो एक रिलेशनशिप है इसको जो है विद्यार्थियों को जो है इसके बारे में समझ बनाना और उसमें जो है सक्षम बनाना है। उस समझ के बारे में जो है, मतलब कि भूत और वर्तमान के बीच क्या संबंध है इसके बारे में विद्यार्थियों को जो है समझने के लिए सक्षम बनाना। तो ये भी बात सही है। तो सोशल साइंस को लेकर ये तीनों ही बातें की गई हैं। देखिए ये टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये कहीं पर भी आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं बार बार कहती हूँ कि पैडागोजी की क्वेश्चन जो है ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप जो है इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ही आप लोगों को जो है इसमें परफेक्ट बनाएगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें। कथन ए और कथन बी आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, देखिए क्या है, कथन ए क्या है, ऐसा प्रायः देखा गया है कि सांस्कृतिक, सामाजिक और वर्ग की विभिन्नताओं के कारण कक्षा में पूर्वाग्रह पैदा होती है। मतलब कहा जा रहा है कि ऐसा देखा गया है कि क्या बोलते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक और वर्ग की विभिन्नताओं के कारण कक्षाओं में जो है पूर्वाग्रह पैदा होती है। तो ये बात सच है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि अलग अलग संस्कृति और समाज से आने वाले लोगों के कारण जो है क्लास में जो विभिन्नता देखने को मिलती है या स्कूल में, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है पूर्वाग्रह पैदा होता है।
विद्यार्थियों को गलत दिखाकर और सही का निर्देश देकर, मतलब विद्यार्थियों को उसके बारे में गलत दिखाकर और एक सही निर्देश देना, मतलब कोई चीज़ गलत है उसको सही बताना, शिक्षकों को इन पूर्वाग्रहों का सामना करना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला कथन तो सही है, दूसरा आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पे तो दोनों गलत बता दिया, यहाँ पे पहला गलत बता दिया, दोनों सही तो है नहीं। यहाँ पे एक सही है और दूसरा जो है गलत है। क्यों? देखिए, एक क्लासरूम में जो है अलग अलग संस्कृति के या अलग अलग सामाजिक वर्ग से जो लोग आते हैं, इन विभिन्नताओं के कारण कक्षा में जो है पूर्वाग्रह पैदा होता ही होता है, क्योंकि सबकी जो सोच है अलग अलग होती है। लेकिन इस पूर्वाग्रह को विद्यार्थियों को जो है गलत दिखाना, उसके बारे में जो चीज़ों को गलत दिखाना और उसको बताना कि ये चीज़ सही है। कोई चीज़ मतलब कि गलत दिखाकर, मान लो कि आपका एक आदिवासी बच्चा आया, ठीक है, उसको दिखाना वो अपने जो है चीज़ें पहन रखा है, मतलब कि अपनी वेशभूषा धारण किया, तो उसको बताना कि ये गलत है, और गलत बता के और उसको कहना कि ये चीज़ जो है सही है, इनके बारे में गलत ही सोचना चाहिए, तो ये चीज़ जो है गलत है। तो इस तरह के पूर्वाग्रह का सामना करना चाहिए, तो शिक्षकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो जो है गलत है। ओके, तो यहाँ पे जो है फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्या है 43? एक शिक्षक के रूप में भूगोल के मानवीय वातावरण, जो एक शिक्षक के रूप में जो भूगोल का मानवीय वातावरण जिसमें बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण थीम पर चर्चा करते हुए आप निम्नलिखित सामाजिक और राजनीतिक जीवन के किस थीम के साथ जो है जोड़ सकते हैं? मतलब कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में अगर चर्चा कर रहे हैं तो इसे जो है किस थीम के साथ जो है जोड़ सकते हैं? सामाजिक और राजनीतिक जीवन, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के साथ, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के साथ, पंचायती राज के साथ, या ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाओं के साथ। तो इसका क्या करेक्ट होगा? तो यहाँ पे जो है देखिए, लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व, सामाजिक और राजनीतिक जीवन बताना है तो किसके बारे में आप बता सकते हैं? ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन के साथ इसको जोड़ सकते हैं, और साथ में ही आप जो है इसको एक और क्या कर सकते हैं? पंचायती राज के साथ। ठीक है, पंचायती राज नहीं, ग्रामीण एवं शहरी आजीविकाओं के साथ। तो यहाँ पे जो है बी और डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें भूगोल में जो है मानवीय वातावरण, बस्तियां, परिवहन और संप्रेषण थीम पर चर्चा करते हुए आप निम्नलिखित जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन है इसके किस थीम के साथ जोड़ेंगे? सामाजिक और राजनीतिक जीवन को। तो ये जो है सामाजिक और राजनीतिक जीवन ग्रामीण और शहरी प्रशासन के साथ, ग्रामीण और शहरी आजीविकाओं के साथ। तो बी और डी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे पंचायती राज और लोकतांत्रिक सरकार ये दोनों ही नहीं आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, ये भी बहुत ईजी है, ये भी आपके बुक से रिलेट करके जो है आप लोगों से पूछा गया है। आरक्षण के विषय पर चर्चा के समय एक शिक्षक को निम्नलिखित विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आरक्षण के विषय पर चर्चा करना है तो समानता, समता, न्याय, ये तीनों ही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रूढ़िवादिता इसमें से कहीं पर भी नहीं आता है। तो ए बी सी जो है आपका यहाँ पर जो है करेक्ट होगा, तो मतलब पहला ऑप्शन जो है आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या है? निम्नलिखित एक उदाहरण है जो बच्चों को गतिविधियों में संलग्न रखने का ताकि वे जिए एक अनुभवों के माध्यम से सीख सकें। निम्नलिखित में से एक ये उदाहरण है बच्चों की गतिविधियों के संलग्न रखने का। ठीक है, बच्चों को जो है गतिविधियों में जो है इंगेज रखने का ताकि वे जिए अपने अनुभवों के माध्यम से सीखें। तो क्या है क्वेश्चन नंबर? देखिए 75 है, इसका क्या है? विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर, मतलब विद्यालय में एक सहकारी अदला बदली वाली दुकान चलाकर सहकारी आंदोलन के बारे में सिखाना। तो ये बात तो करेक्ट है। ठीक है, अगर सहकारी मतलब कि चीज़ों के बारे में बताना है तो विद्यालय में ही एक दुकान चलाकर उस आंदोलन के बारे में सिखाना। दूसरा क्या है? विद्यालय परिसर से सूर्य ग्रहण देखते हुए सूर्य के बारे में सीखना, मतलब विद्यालय परिसर से सूर्य ग्रहण को देखते हुए सूर्य के बारे में सीखना। ये भी जो है एक अनुभव से सीख सकते हैं। एक लेख पढ़कर इससे कुछ नहीं होगा, अनुभव के द्वारा जो है बताया है, तो कोई चीज़ प्रैक्टिकल करना। यहाँ पे देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, अनुभव के द्वारा मतलब प्रैक्टिकली करके जो है देखना है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन और दूसरा तो करेक्ट है। एक वृत्त चित्र देखने के पश्चात परिचर्चा और युद्ध क्षेत्र में अनुभवों को बनाना। ठीक है, एक वृत्त चित्र देखने के बाद परिचर्चा करना और युद्ध क्षेत्र में जो अनुभवों को जो है उसे बनाना। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकली कर रहे हैं, तो ए बी डी तीनों ही सही है। देखिए कहाँ पर है ये?
सेकेंड ऑप्शन मतलब कि ये करेक्ट होगा। यहाँ पर जो है गतिविधियों में संलग्न, क्योंकि ये जो है एक्टिविटीज़ है, ये आपका कोई एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे आप सेल्फ जो है पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो एक्टिविटी से रिलेटेड होगा वही ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, सेकेंड जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, या तो हम बोले 76, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा 76। तो इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। विषय विशेष से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सामने लाने के लिए, अगर कोई भी विषय है उससे जो है संबंधित पूर्व ज्ञान को सामने लाना है तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी। कथा वाचन करना मतलब कहानी कहना, निबंध पढ़ना, या विचार मंथन, या प्रश्नोत्तर। तो किसके माध्यम से जो है करेक्ट रहेगा, तो याद रखिएगा, अगर बच्चों के पूर्व ज्ञान को सामने लाना है तो विचार मंथन करना, ठीक है। विचार मंथन के द्वारा क्वेश्चन करें, फिर आप बच्चे जो है वो बताएं, तो विचार मंथन के द्वारा जो है पूर्व ज्ञान सामने लाने का जो एक सही रणनीति है। तो ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 47 मतलब कि 77। इसका क्या है देखिए, मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना है, डैश के साथ संबंध है। कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी काम करना, ये स्किल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्किल। तो यहाँ पे मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना है, तो ये भी क्या है? एक स्किल है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा आपका क्या? कौशल, स्किल, ठीक है। विवेचनात्मक प्रश्न, बोध और ये विश्लेषण तो होगा ही नहीं, क्योंकि इस पर ढूंढना है, तो आपका ये डायरेक्ट जो है यहाँ पे कौशल होगा। क्वेश्चन नंबर 48, मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने वाले उच्च प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। मूलभूत अधिकारों के बारे में सीखने के लिए, मतलब अधिकारों के बारे में सीखने के लिए जो उच्च प्राथमिक क्लास के मतलब 6 to 8 के जो बच्चे हैं, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया होगी। इनमें से कौन सा जो है प्रक्रिया सही है? तो क्या है देखिए, सचित्र उदाहरणों का प्रयोग करना, सचित्र मतलब चित्र के जैसे उदाहरणों का जो है प्रयोग करना, ये सही रहेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कोई अन्य अधिकार को देखने के भिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना, या नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़ना, या सभी अधिकारों को स्मरण करने और उनके रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन ही कई बार जो है ना आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। ये मूलभूत अधिकारों के बारे में सिखाना तो है उच्च 6 to 8 के विद्यार्थियों को। इनमें से कौन सा न्यूनतम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया है? न्यूनतम मतलब अधिकतम नहीं, कौन सा एक न्यूनतम सबसे कम अर्थपूर्ण अधिगम प्रक्रिया है? सचित्र उदाहरणों के प्रयोग द्वारा तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे क्योंकि चित्रों के द्वारा बहुत अच्छे से सीखते हैं, तो ये तो सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई अन्य अधिकार को देखने के अलग अलग तरीके होने चाहिए, मतलब कोई भी अधिकार हो उसको देखने के अलग अलग तरीकों को प्रोत्साहित करना, ये भी बात करेक्ट कर रहा है। नवीन ज्ञान एवं सरोकारों को पहले से मौजूद ज्ञान के साथ जोड़ना, मतलब जो भी ज्ञान है उसको पहले से जो ज्ञान है उन दोनों के साथ जो है जोड़कर उसे बताना। सभी अधिकारों का स्मरण करना, यहाँ पे क्या है? याद करने की बात कर दिया। उनके रचनात्मक आकलन के माध्यम से अनुसरण करने को प्रोत्साहित करना। यहाँ पे याद करने न्यूनतम पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन। यहाँ पे ये तीनों जो है एकदम करेक्ट है। अब अगर यहीं पे पूछता कि अधिकतम अर्थपूर्ण प्रक्रिया, तो ये तीनों ही आ जाता। और अगर आपको ऑप्शन में दे देता, मान लो कि ए में आपको दे देता कि 1 और 2, फिर 1 2 3, फिर 3 और 4, लास्ट में दे देता या तो केवल 4, तो आपका कौन सा होगा इसमें? 1 2 3, ठीक है। ये तीनों ही जो है एक बहुत ही सही प्रक्रिया है, अर्थपूर्ण प्रक्रिया है सीखने का। अधिकारों के बारे में अगर सीखना है तो ये तीनों सही है, लेकिन न्यूनतम पूछ दिया तो केवल आपका फोर्थ ऑप्शन होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट और 79 क्वेश्चन नंबर क्या है? एक शिक्षक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के दौरान भारतीय राज्यों की, देखिए, एक भोजन संबंधी आदतों को समझाने के लिए भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ केस स्टडी पर परिचर्चा करता है, ठीक है। भारतीय राज्यों की रूस के राज्यों के साथ, मतलब भारत की जो राज्य उनकी जो कंपैरिजन है वो रूस के राज्यों के साथ जो है केस अध्ययन पर परिचर्चा करता है। अधिगम के कौन से पहलू पर वह बल दे रहा है, मतलब कौन से पहलू पर जो है वो बल दे रहा है? समझाने की क्षमता पर, स्मरण की क्षमता पर तो दे ही नहीं रहा है। साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने एवं भेद दिखलाने की क्षमता पर, दूसरों के दृश्यों और संस्कृति की प्रशंसा करने की क्षमता पर। देखिए,
सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है प्रशंसा की बात तो आ ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है टीचर आदतों को समझाने के लिए दो राज्यों, एक तो भारतीय राज्य और रूस के राज्यों के केस स्टडी पर जो है परिचर्चा करता है। तो कहीं ना कहीं जो उसका उद्देश्य है, अधिगम का जो उद्देश्य है वो समझाने की क्षमता पर नहीं है, ना ही स्मरण के, साक्ष्यों के माध्यम से, क्योंकि भारतीय राज्यों यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं ना दो राज्यों को, तो साक्ष्यों के माध्यम से तुलना करने एवं भेद दिखलाने की क्षमता के आधार पर जो है ये इस पहलू पर जो है वो बल दे रहा है कि किस तरीके से जो है वो आपके सामने एक साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है और किस तरीके से उन दोनों में तुलना करते हुए भेद बता रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। एक सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक पिता को घर के कामों में लिप्त, मतलब सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में क्या दिखाया गया है, पिता को घर के कामों में लिप्त और माता को कार्यालय जाते हुए जो है क्या किया गया है, जाते हुए दिखाती है। तो इसका क्या लक्ष्य है? लैंगिक भेदभाव को सुदृढ़ करना, ये तो है ही नहीं, लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना, लैंगिक भेदभाव को प्रोत्साहित करना, या लैंगिक समानता को जो है प्रोत्साहित करना। तो इनमें से क्या सही है? तो इसमें से जो है देखिए, तो सबसे बड़ी बात तो लैंगिक जो भेदभाव है उसको समाप्त करने की बात कही है, क्योंकि पिता को घर का काम और माता को कार्यालय जाते हुए, तो लैंगिक भेदभाव को जो है समाप्त करने के लिए बात कही है, ठीक है। और दूसरा लैंगिक समानता को जो है प्रोत्साहित किया गया है कि कोई भी चाहे स्त्री हो पुरुष कोई भी काम कर सकता है, तो लैंगिक समानता को, तो बी और डी जो है आपका करेक्ट है। भेदभाव को प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, अगर भेदभाव होता तो ये चीज़ जो है उल्टा होता, ठीक है, ना ही सुदृढ़ करना इसका काम है। तो यहाँ पे बी और डी जो है करेक्ट है। ओके, तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है? अभी तक जो भी क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन है तो आप लोगों के 18 क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजिली कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है सोच समझ कर करेंगे तो, क्योंकि सोशल साइंस को लेकर आपके मन में जो है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और पॉजिटिविटी ही बच्चों के अंदर डालनी है, ठीक है। जो पॉजिटिविटी सोशल साइंस को लेकर होगा वही आंसर जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, क्या है देखिए 81। एक कक्षा के बच्चे स्कूल में पानी के नल को चलाए छोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे पानी व्यर्थ बह रहा है, पानी छोड़ देते हैं, पानी बह रहा है। उनकी शिक्षिका पानी के संरक्षण को समझाने हेतु मरुस्थल में जीवन की कहानी सुनाती है, तो वह किस शैक्षिक तरीके का जो है उपयोग कर रही है? वृत्तांत उपागम, अवलोकनात्मक उपागम, समस्या समाधान उपागम या व्याख्यान? देखिए यहाँ पे समस्या समाधान नहीं बता रही, अगर वो किसी जगह को लेकर बता रही है तो एक वृत्तांत के बारे में, ये बच्चे तो खुद नहीं गए ना कि मतलब वो ऑब्जर्व करें, तो ये तो होगा ही नहीं, समस्या समाधान भी नहीं, व्याख्या भी नहीं दे रही है, वो मरुस्थल के जीवन की एक कहानी सुनाते हुए जो है उनको जो है बता रही है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट क्या होगा? वृत्तांत उपागम। याद रखिएगा, किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बताना है तो उस चीज़ से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर अगर कहानी सुना रही है तो वो वृत्तांत उपागम होता है, ठीक है, वृत्तांत होता है। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 मतलब कि आपका हो गया 82, ठीक है। प्रारंभिक स्तर पर लिंग आधारित प्रकरण पढ़ाते समय लिंग आधारित कौन सी रणनीति अति उपयुक्त होगी? लिंग आधारित अगर प्रकरण पढ़ा रहा है तो इनमें से कौन सी रणनीति जो है उपयुक्त होगी? संकल्पनाओं को परिभाषित करने के लिए अधिगमकर्ताओं को पर्चे देना, मतलब कि संकल्पनाओं को अगर परिभाषित करना है तो उसके लिए जो है जो भी विद्यार्थी हैं उनको पर्चे देना। देखिए लिंग आधारित प्रकरण को पढ़ाते समय कौन सी रणनीति इनमें से सही है, ये पूछा गया है, तो इस पर जो है आप लोगों को फोकस करना है। क्या है? संकल्पनाओं को परिभाषित करना और उससे जो विद्यार्थी हैं उनको पर्चे देना, तो इसका क्या फ़ायदा होगा? वाद विवाद और परिचर्चाओं के में अधिगमकर्ताओं को लगाए रखना। देखिए वाद विवाद और परिचर्चाओं में अधिगमकर्ताओं मतलब विद्यार्थियों को लगाए रखना, तो ये क्या है? बच्चों को जो है यहाँ पर जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है, बच्चों को अवसर दिया जा रहा है। तो कभी भी जब बच्चों की बात आए, बाल केंद्रित की बात की जाती है, तो वो ऑप्शन जो है हमेशा करेक्ट होता है। तो आगे जो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर होगा। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर चेतना बढ़ाने वाली सामग्री उपलब्ध कराना, इससे क्या होगा? अधिगम कर, क्योंकि एक को लेकर बस बता रहे हैं, अगर आप ये वाद विवाद में तो सब बहुत अलग अलग तरह के सभी लोग जो है इसमें शामिल होंगे ना, तो यहाँ इसलिए जो है सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। अधिगमकर्ताओं को विकिपीडिया पर पढ़ने के लिए कहना, इससे क्या हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे बेस्ट आंसर जो है सेकंड वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। फिल्में जो जनजातीय लोगों को केवल रंगीन पोशाकें पहने हुए और समूहों में नृत्य करते हुए दिखाती हैं,
के क्या परिणाम हो सकते हैं। वैसे इस टाइप का ऑलरेडी हम एक बार और क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, ये 83 नंबर क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। तो देखिए, जनजातियों की संस्कृति विविधता का प्रदर्शन करने के लिए क्या परिणाम हो सकता है इसका। तो संस्कृति विविधता का प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है, आदिवासियों की दुर्दशा की ओर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए, या वन उत्पादों और हस्तकला की बिक्री पर प्रोत्साहन के लिए, या जनजातियों के प्रति रूढ़िबद्ध धारणा अपनाने के लिए। तो देखिए, केवल एक जनजातियों को लेकर रंगीन पोशाकें और ये सब दिखाना का मेन उद्देश्य होता है कि रूढ़िबद्ध धारणा में बांधना। तो इसका जो है 4th ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, राज्यों के प्रारंभिक इतिहास की तुलना में दिल्ली सल्तनत के काल को समझने के लिए लिखित सामग्री का अधिक प्रयोग क्यों नहीं किया गया। तो क्या इसमें जो है प्रयोग किया गया, 1 मिनट, हाँ, दिल्ली सल्तनत के काल को समझाने के लिए लिखित सामग्री का जो अधिक प्रयोग क्यों किया गया है, लिखित सामग्री का। तो इसका क्या कारण है। देखिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों में लिखित सामग्री की संख्या बढ़ गई थी, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली सल्तनत के समय लिखित सामग्री की विविधता बढ़ गई थी, तो बिल्कुल विविधता बढ़ गई थी। लिखित सामग्रियों ने क्रमशः अन्य प्रकार की उपलब्ध सूचनाओं को विस्थापित कर लिया था। सल्तनत के समय कागज़ जो है सस्ता हो गया था। जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई थी ना, उस समय जो है कागज़ भी बहुत सस्ता हो गया था, हर एक चीज़ जो है लिखा जाने लगा था। तो अतीत को लिपिबद्ध करने के बड़े पैमाने पर प्रयोग में आ गया था। तो यहाँ पे जो है आपका BCD तीनों ही सही है कि लिखित सामग्री की जो विविधता बढ़ गई थी, साथ ही जो है जो भी सूचनाएं अन्य प्रकार की जो है उपलब्ध सूचनाओं को जो है अच्छी तरह से विस्थापित किया जा सकता था लिखित रूप में। और इस समय कागज़ का सस्ता होना भी लिखित सामग्री मतलब लिखने को जो है लोगों को प्रोत्साहित किया। तो BCD जो है करेक्ट होगा। तो 3rd ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे BCD तीनों ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 और लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है और हमने जो है किया टोटल 15 क्वेश्चन, ठीक है। प्रथम से आरंभ करते हुए, प्रथम से मतलब शुरुआत से आरंभ करते हुए एक सर्वेक्षण आधारित प्रायोजना को करने के लिए अनुसरण किए जाने वाले चरणों को जो है व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इनमें से जो है आप लोगों को इसमें जो है जो शुरुआत होती है उससे जो है शुरू करना है। तो देखिए, सबसे पहले साक्षात्कार होगा, या रिकॉर्डिंग होगा, नियोजन होगा, या प्रस्तुत करना। तो सबसे पहले तो अगर हम इसमें देखें, इन्हीं में देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, नियोजन किया जाता है। नियोजन के बाद जो है इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार किया जाता है। उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग की जाती है और फिर लास्ट जो है प्रस्तुत करना होता है। तो प्रस्तुत करना जो है ये वाला तो होगा नहीं, अब इन दोनों में है। तो इन दोनों में देखो नियोजन भी है, फिर भी इसमें भी है, दूसरे नंबर पर साक्षात्कार है। ये रिकॉर्डिंग तो बाद में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3rd ऑप्शन जो है करेक्ट होगा कि पहले नियोजन किया जाता है, फिर साक्षात्कार करना, रिकॉर्डिंग, और देन आफ्टर जो है उसके बाद प्रस्तुत करना, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले क्या की जाती है, पहले जो है कोई भी सर्वेक्षण शुरू किया जाता है तो प्लानिंग की जाती है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का जो करेक्ट है 3rd ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। 15 क्वेश्चन हमने कर लिया, तो बाकी जो है कल करेंगे। पैडागोजी के क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोगों को समझ में जो है आने लगे होंगे, और आप जो है आप लोग यहाँ पर रटेंगे नहीं, क्योंकि ये टोटली जो है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। थोड़ा सा आप लोग अगर समझदारी से करें तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, इसको पढ़ कर ही आप लोग जो है कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको कहीं पर ये इसका मिलेगा। तो ये इस तरह के क्वेश्चनों को जो है ना आपको प्रैक्टिस से ही आ सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को लगता है कि ये हेल्पफुल है तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जो है इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको CTET के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है, या एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, या हमेशा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हमेशा टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो ऑल द बेस्ट।